बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, ये जो इस खित्ते में सबसे अहम एक जंग हुई जिसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी इस खित्ते की और मॉडर्न वॉरफेयर की। उसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि चाइना की जानिब से एक ऐसा इदारा बनाया गया है जो कि सालसी का किरदार अदा करेगा, और पाकिस्तान ने इसके साथ उस इदारे पर साइन कर दिया और 30 से ज़ायद ममालिक हैं जो इस इदारे में शामिल हो चुके हैं। ये बैनुल-अक़वामी सालसी की तंजीम है और ये अब इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ये कैसे ही काम करेगी, लेकिन जो इब्तदाई मालूमात हैं उसके मुताबिक ये वैसे ही काम करेगी जैसे UN काम कर रही है। और दर्जनों ममालिक ने इस बैनुल-अक़वामी सालसी पर मबनी तनाज़ात के हल के ग्रुप के क़याम में चीन के साथ शमूलियत इख्तियार की है। इसको IOMED के नाम से कहा जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है और इसाक डार ने इसके अंदर जो पहली चीज़ रेज़ की है, एक तो वो ये जो हालिया तनाज़ा था इस पर बात हुई, और फिर कश्मीर का इशू इसमें रेज़ किया गया। यानी जो बैनुल-अक़वामी या हमसाया ममालिक के अंदर जितने भी तनाज़ात हैं उनको डायलॉग और डिप्लोमेसी के ज़रिए हल करना है। और एक इस खित्ते में अमन की डिप्लोमेसी का बार बार जिक्र डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। वो कहीं भी जाते हैं, जब भी मीडिया से बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही कहते हैं कि दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान मैंने अमन कायम किया है, और बज़ाहिर यही लगता है कि नोबल प्राइज़ के लिए वो इस बात को बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं ताकि अमन का नोबल प्राइज़ उनको मिल सके। अब आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने पूरी दुनिया पर ही टैक्स लगा दिए और फिर उस पर 90 दिन का पॉज भी दे दिया, लेकिन 10% टैक्स फिर भी रह गया। इस बेस पर उन पर एक उनकी जो अदालत है जो इंटरनेशनल ट्रेड को देखती है उसने स्टॉप लगा दिया कि आप ये नहीं कर सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर भी ये मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सालसी करवाई है वो तो ट्रेड की बुनियाद पर कराई है। तो अगर इस तरह के इख्तियारात मुझसे ले लिए जाएंगे तो फिर तो दुनिया में मैं कोई सालसी करवा नहीं सकूंगा। और फिर ये इंडिया भी दिया कि दोनों ममालिक एक दफ़ा फिर आमने सामने हो सकते हैं। तो पूरी दुनिया सालसी की कोशिशों में लगी हुई है। ये जो नई सालसी की तंजीम बनी है इससे क्या फ़र्क होगा और जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ प्रोग्राम में नजम साकिब साहब, पीजे मीर साहब और साकिब बशीर साहब मौजूद। नजम साकिब साहब, इस खित्ते की सबसे अहम डेवलपमेंट हमें नजर आती है कि एक ऐसी तंजीम का बन जाना जो कि सालसी का किरदार अदा करेगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि एक ऐसी नई तंजीम बनाई जाए। ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस या दीगर तंजीमें मौजूद हैं। देखिए, एक ब्रिक्स बनी हुई है जिसमें इंडिया है, चीन है, रूस है, साउथ अफ्रीका है और ब्राज़ील है। जब ये बनी तो इन्होंने कहा कि जी हम अपना वर्ल्ड बैंक अपना बनाएंगे, हमारी करेंसी अपनी होगी। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और वो दुनिया ये बताती है, ख़ास तौर पे जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, जिसमें चाइना आता है और ये तमाम ममालिक आते हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के हैं, जो कि तरक्की पजीर ममालिक हैं। इनको शिकायतें हैं कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड है ना, ख़ास तौर पे लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसमें UN भी आ जाता है कि इधर ये जो मेरी काम करते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, उसमें हमेशा गरीब को ही मार पड़ती है, उसमें हमेशा कमज़ोर मुल्क को ही जो है वो निशाना बनाया जाता है। तो ये कोशिशें बड़ी जारी हैं, ये कोशिशें आलमी तौर पे भी जारी हैं और इलाकाई तौर पे भी जारी हैं। मिसाल के तौर पे अफ्रीका में यानी बहुत सारे ममालिक इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी हम अपनी करेंसी यानी इस तरह से करेंगे कि हमारा कोई वीज़ा नहीं होगा और आप आ जा सकेंगे वगैरह वगैरह। लैटिन अमेरिका में भी इस तरह की चल रही हैं, कई जो हैं उन्होंने चलाना शुरू कर दिया है। रूस इस तरफ और चीन जब से एक साथ आए हैं तो उससे ख़ास तौर पे अमेरिका को और किसी हद तक या आप कह सकते हैं कि यूरोप को भी इसका हुआ कि ये लोग तो अपनी दुनिया बसा रहे हैं। इन्होंने अगर सारा कुछ करना शुरू कर दिया तो फिर हमारी चौधराहट कहाँ जाएगी। यहाँ पे है आपका वो कुंडी जो है ना, वो जो उसमें है पेच जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब जिस तंजीम की आप बता रहे हैं, जिस बॉडी की आप बता रहे हैं, ये ग्लोबल लेवल की बॉडी बनी है और इसको चाइना स्पेयर हेड कर रहा है और इसमें हांगकांग बेस्ड होगा ये, और इसमें यूनाइटेड नेशंस नहीं, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना आपकी, इसका है कि इसकी जगह पे एक होनी चाहिए, क्योंकि चाइना के मुताबिक और बहुत सारे ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनको ये है कि देखिए जी, अगर फ़र्ज़ करें बात आती है जी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की,
उसमें कहा जाता है कि नेतन्याहू जो है वो उसने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, वो नस्लकुशी कर रहा है, उसके अरेस्ट वारंट जो है वो करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद ही नहीं होता। इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने ही केसेस पड़े हुए हैं जिसमें जस्टिस नहीं होता। और जस्टिस का मतलब ये होता है कि अपनी मर्जी के वहाँ जज लगाए जाते हैं, अपनी मर्जी के वहाँ फैसले किए जाते हैं, और उसके बाद कोई जज अगर आ जाए, कोई खातून जज ऐसी आ जाए जो कहे नहीं हो सकता ये, उसको इस तरीके से जलीलो खार करके निकाला जाता है। अब ये सारा कुछ दुनिया देख रही है। तो उसमें मुतबादल के तौर पे यूँ समझिए कि चाइना स्पीयर हेडेड ये एक तंजीम है, एक बॉडी है, देखते हैं कहाँ तक चलती है। जाहिर है वेस्ट को तो पसंद नहीं आएगी। इसी की तरह यानी आप ले लीजिए सीपैक ले लें, उसमें पता नहीं 60-70 ममालिक शामिल हैं दुनिया भर के, उसमें यूरोप के भी शामिल हैं, कि पीस की तरफ आएँ, और दुनिया का झुकाव पीस की तरफ हो रहा है, चाइना की तरफ हो रहा है। कुछ चाइना की अपनी पॉलिसीज की वजह से और कुछ एंटी वेस्ट पॉलिसीज की वजह से। जिस तरह की ये है कि जैसे यूरोप आपका है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है, वेस्टर्न यूरोप खासतौर पे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि यार ये तो सीधा सीधा सा ये क्या कर रहे हैं आप गजा में, ये इजराइल क्या कर रहा है। तो इंसाफ की तरफ जाने वाली बात है। तो इसमें ये तो पाकिस्तान जब शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान को किस तरह फायदा होगा जब पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ है? देखें, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मुल्कों को और को फायदा होगा जिन जिन को इंसाफ चाहिए। मिसाल के तौर पे इसहाक डार साहब इस फोरम पे बात करते हैं कि जी कश्मीर पे मीडिएशन होनी चाहिए, कश्मीर का को हल होना चाहिए। तो इसी तरह फ़लस्तीन की भी बात आएगी, और जिन जिन इलाकों में जंगें हो रही हैं, जहाँ जहाँ पे कि नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं, टेरिटरीज़ की ख़ास तौर पे जहाँ पे बात है कि नहीं ये टेरिटरी मेरी है, इस टेरिटरी पे हमारा हक है, ये पानी हमारे हैं, नहीं ये पानी हमारा। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो इसमें हल होने की अभी उम्मीद है। पूरी तरह से यकीन इसलिए नहीं है कि जब तक बड़े चौधरी साहब और उनके साथ जो बैठे होते हैं ना हवारी चारपाई पे, वो बीच में नहीं आएंगे तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं क्विकली, ये जो आपने शुरू में बताया ना इसका सालसी का और डोनाल्ड ट्रंप साहब का। सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान अब मान तो रहा है ना कि जहाज गिर रहे हैं, हमने पहले कहा, दुनिया ने पहले कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं गिरे, और ये राफेल का कोई नहीं, वैसे ही ड्रामा है, मान रहे हैं वो। इसी तरह से वो ये तो मान रहे हैं कि जब ये जंग शुरू होती है और ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू करते हैं, इधर से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस आता है, और उनको इस वक्त अचानक खबर होती है कि यार ये तो हमारा सत्यानाश हो रहा है। तो मार्को रूबियो को फ़ोन किया जाता है, जयशंकर साहब फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि साड़ी जान बचाओ। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बीच में आता है, और पूरी रात जो है उन्होंने कहा, और हमें कोई इसमें शक नहीं है इसको इस पर यकीन करने में कि वाकई अमेरिका बीच में आया। उधर से वो क्या कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने नहीं किया। क्यों कहा? इसलिए कहा कि अंदर से आवाज़ आई कि बड़े चैंपियन बनते थे आप, अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि सीज फायर करें, क्यों किया? अब उसका जवाब दे रहे हैं शशि थरूर जैसे आदमी। वो कह रहे हैं कि देखें जी मीडिएशन नहीं हुई, सालसी नहीं हुई, ये तो बातचीत हुई थी। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि किसियानी बिल्ली जो है वो कैसे खंबा नोच रही है। सच सामने आ जाता है, और सच ये है, एक लाइन में बताऊंगा, सच ये है कि हिंदुस्तान ने हमला किया, सच ये है कि पाकिस्तान ने जवाब दिया, सच ये है कि फतह जो है वो पाकिस्तान को मिली। और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर कमज़ोर पड़ रहा होता ना, तो ये मैं आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, किसी मुल्क ने बीच में आके सीज फायर नहीं करवाना था। ठीक है, ये हम जीत रहे थे तो लोग आए और उन्होंने इंडिया को आके बचा लिया। सच ये है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आ रहा है। पीजे मीर साहब, एक तो अल्लाह ने हमें फतह दी जंग के अंदर अस्करी महाज पर, एक और चीज़ वही जो हम पूरी एक अरसे से कह रहे थे कि वो जो बयानियाँ बनाते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो अंग्रेज़ी में या मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर बनाते थे, उसमें भी उनको हजीमत का सामना करना पड़ा। अब ये जो आलमी सालसी की कोशिशें हैं और ये जो चाइना की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया और 30+ ममालिक इसके अंदर आए हैं, अब चीन की आलमी सतह पर इस सूरत हाल में क्या पोजीशन हो जाएगी इसके बाद जब ये इतने ममालिक उसके साथ आ गए एक तंजीम में? देखें ज़ौक़, जो भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देख रहे हैं इसको आप बड़ी पिक्चर से देखें। चाइना और अमेरिका ज़रूर चाहेंगे कि हमारी दोस्ती हो जाए इंडिया के साथ,
लेकिन आप थोड़ा हिस्ट्री में चले जाएं, 2005 में एक न्यू फ्रेमवर्क अमेरिका और इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ था 2005 में जून में, और उसके बाद 2006 में ओपन स्काइज एग्रीमेंट हुआ था। और ये ओपन स्काइज एग्रीमेंट में उनके डिफेंस पैक्ट्स थे, हर चीज़ थी कि ये करेंगे। क्योंकि अमेरिका उस वक्त और अभी भी वो पूरी तैयारी में है कि इंडिया को काउंटरवेट बनाए अगेंस्ट चाइना। उसके अपने रिलेशंस काफ़ी इस वक्त आप कह रहे हो कोल्ड हैं, उसके रिलेशंस अमेरिका के रशिया के साथ भी कोल्ड हैं। तो वो इसको यूज़ कर रहा है हिंदुस्तान को कि अपने जो उसके जो मकासद हैं इस आपके लोग के इस एरिया के अंदर उसको उसके पास कोई एलाई मिले, कोई प्रॉक्सी उसके लिए बने। पाकिस्तान जो है एक मुश्किल, मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में एक मुश्किल वक्त में है। इसको साइड लेनी पड़ेगी, या इधर या उधर। और जो हमें जो साइड नज़र आती है इस वक्त, जो आपकी क्लोजेस्ट है, वो है चाइना। चाइना आपका ऑल वेदर फ्रेंड है, उसने आपकी हर जगह मदद की है और खड़ा रहता है आपके साथ। आपके साथ अब सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी आ गए हैं, ये भी आपकी सपोर्ट में हैं। प्रिडोमिनेंटली बिकॉज हम न्यूक्लियर हैं, एक। दूसरा, याद रखें कि 1924 के अंदर अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो लेनिन का क्या ड्रीम्स थी? टू द वार्म वाटर्स, एक्सेस टू द वार्म वाटर्स, जो कि 70s के अंदर इन्होंने अफगान वॉर के अंदर पूरी कोशिश की। ये तो हम खड़े रहे, यस अमेरिका ने मदद की, पीछे पैसा शैसा दिया, हर चीज़, लेकिन हम खड़े रहे। और उस खड़े रहने की वजह से हमारी डिस्टेबलाइजेशन हुई है। और डिस्टेबलाइजेशन आप देख लो कि जो भी हुकूमत आती है वो सही उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि जिसके अंदर वो स्मूथ रनिंग हो। हम एडहॉक बेसिस पे मुल्क को चलाते हैं, सिंपली बिकॉज हमारी जो बड़ी पॉलिसी है वो इतनी ठीक नहीं थी। लेकिन उसके अलावा इसकी जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, फिर आप करते तो क्या करते? वो आर्मिटेज ने कहा था ना, आर यू विद अस और नॉट विद अस, तो we'll put you down to the stone age, that sort of an argument। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन ये एक बैंडिट है जो कि सारों को वो कहता है कि मैं अपने हाथ पे रखूं। शाह ऑफ ईरान बढ़ रहा था ना 79 में, क्या कर दिया उसको उड़ा के रख दिया। उसी की इंस्टॉलेशन थी। सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया? उन्हीं की इंस्टॉलेशन। जॉर्डन को न्यूट्रलाइज कर दिया, इजराइल को खड़ा कर दिया अपनी प्रॉक्सी, और मिडल ईस्ट को आप देख लो क्या कर रहा है वो। अब हमने देखना है कि हम क्या करें। हम एक ही चीज़ से कर सकते हैं जो हम बार बार कहते हैं, हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, हम पीस चाहते हैं, लेकिन आप हमें तंग ना करें। अगर आप तंग करेंगे तो फिर हम भी आपको तंग कर सकते हैं और करेंगे। अब बात आती है कि हम खड़े कहाँ रहें? खड़े वहाँ रहें कि हमने अपने अंडे वो कहते हैं ना, एक बास्केट में नहीं डालने। हमने अपने अंडे हर जगह देखने, क्योंकि हर मुल्क का अपना, चाइना का अपना इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ, इंडिया बीच में एक कॉग है, और अफ़गानिस्तान एक कॉग बनाया जाता है, जो कि अफ़गानियों में अब मैं समझता हूँ कुछ अकल आई है। कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान में हमले नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा। लेकिन हो रहे हैं। आपने अभी देख लिया, एक हमारा ADC बेचारा उधर मारा गया कोयटा के अंदर। आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी, ये कौन करा रहा है? ये इंडिया करा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि अब ये जो सालसी तंजीम बनी है, इस पर अगर आप इंडियन मीडिया देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, ये कैसे वर्क करेगी। ये वो इश्यूज़ हैं जिन पर बात की जा रही है, जिसमें इंडिया का भी उतना ही पूरा किरदार है कि उसको भी मौका मिलना चाहिए। इंडिया के लिए क्या ये ख़तरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो ज़ौक, नंबर 1, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये एक बंच, एक छोटा सा ग्रो है जो ये आप जो जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में प्लेबिसाइड तो करवा लो, एक आप कह लो एक इनका रेफरेंडम करवा लो, आपको इंडिया की कौम कुछ और बताएगी, और ये जो जुंटा बैठी है, मर्डरस पीपल, ये कुछ और बात करेंगे। ये तो कभी सालिस ये बन ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी पॉलिसी नहीं है। इनकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, जो कि पुराने ज़माने में होती थी। आज ये वही कर रहे हैं। अपने जो इनके जो इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं, आप देखो उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये यहाँ बैठ के हमसे बात करेंगे, ये सालिसी बनेंगे? ये बिल्कुल नहीं बनेंगे। इनके अपने इंटरेस्ट हैं लोगों के साथ, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं। और यहाँ एक ही तरीका है कि आपने अगर कश्मीर लेना है या पानी की बात करनी है, जब तक आप हिंदुस्तान पे सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा।
साकिब रशीद साहब, ये जो मेडिएशन के लिए तंजीम बनाई गई है, इसके क़याम से जो बैनुल-अक़वामी सालसी का अमल है, क्या उसमें कोई तब्दीलियाँ आएगी या ये किस तरह फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए या दीगर ममालिक के लिए? एक तो इसका कुछ बैकग्राउंड भी है कि ये सालसी की जो तंजीम है जो बनाई गई है चीन की जानिब से, वो बड़ा अहम है। एक तो कि किस वजह से बज़ाहिर जो बनी है। 2016 में एक मुस्तकिल जो सालसी की अदालत है, वहाँ पे जो जनूबी चीन है, बहरा जनूबी चीन, वहाँ का एक मामला गया था मुस्तकिल अदालती जो सालसी की अदालत है उसमें। तो उसमें चीन का जो क्लेम था उसको मुस्तरद कर दिया गया था, फिर चीन ने उससे कार्रवाई का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद 2019 में पहली दफ़ा इस हवाले से ये एक आइडिया जो वो फ्लोट किया गया, ये जो चीन में ही एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे। उसके बाद 2021 में इस हवाले से बाकायदा मुशावरत शुरू हुई और अब जाकर 2025 में इस पर काम शुरू किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले कम से कम 6 साल से चीन इस पे काम कर रहा था और इस साल के आखिर में या 2026 के जो है वो अवाइल में इस पर जो है वो ये अपना काम जो है वो शुरू कर देगी। ये समझें कि जो हेग में आलमी जो अदालत इंसाफ है या जो सालसी की अदालत है उसके पैरेलल जो है वो ये भी काम करेगी। और इसमें इसका काम का तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह ये तनाज़ात के हल में वही मेकानिज़म अपनाएंगे जो वो अपना रहे हैं या मुख्तलिफ होगा, ये अभी कुछ चीज़ें जो है वो अभी आना बाकी हैं। जो वज़ीर ख़ारजा हैं चीन के, उन्होंने ये बात की कि हम किसी हार या जीत में नहीं जाएंगे, हम जो है वो तनाज़ात के हल के लिए गैर जानिबदार एक फ़ोरम जो है वो मुहैया कर रहे हैं जहाँ पे ममालिक के दरमियान जो इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक पैरेलल चीज़ जो है वो खड़ी हो रही है और ये सब कुछ उस वक़्त हो रहा है जब अमेरिका सदर ट्रंप जब आए हैं, सदर बने हैं, तो वो बहुत सारे आलमी इदारों से दूर हो रहे हैं। आलमी इदारा से आप देखें, अक़वाम मुत्तहिदा देखें, मुख्तलिफ जगहों पे अमेरिका अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है और चीन जो है वो आगे आ रहा है। तो ये चीन और अमेरिका के दरमियान जो एक रकाबत है उस माहौल में भी इस सालसी की जो फोरम बनाया गया है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों और सालों में इसके असरात जो है वो हमें नज़र आएंगे कि ये कैसे जो है वो आगे बढ़ता है। रही बात के जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जिस तरह की सालसी की ज़रूरत होती है वो उसकी अहमियत जो है बहुत बढ़ रही है और ख़ास तौर पर इस खित्ते की अगर बात करें तो कल का जो इंटरव्यू है जो रॉयटर्स को दिया है जो साहिर शमशाद साहब ने उनकी जानिब से जिन खदशात का इजहार किया गया है, उन्होंने कहा कि पहले जो इशू होता था वो हमारे मुतनाज़ा इशू है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वहाँ पे इशू था पाक भारत। अब ये मामला आगे बढ़ा है, अब इंटरनेशनल बॉर्डर तक जो है वो आ चुका है। उन्होंने कहा कि इसके बाद जो अगला मरला है वो पाक भारत जो अंदर है ना, पाकिस्तान के अंदर और या भारत के अंदर, ये शहरों तक जो है वो चला जाएगा। तो इसलिए ये दुनिया के लिए वक्त कम है कि आप अगर इसमें इन तनाज़ात को हल नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दी सिंध तास मुआहदे की कि भारत ने एक दिन में सिंध तास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल कर दिया जो नहीं कर सकता था। अगर वो इस किस्म का जो है वो बिहेवियर रखेगा तो पाकिस्तान की तरफ से डेफिनेटली रिएक्शन आएगा। रिएक्शन के बाद दो एटमी ताकतें आमने सामने होंगी। तो वो जो बात सालसी की हो रही है कि इस खित्ते के लिए जो है वो दो ममालिक आमने सामने अगर आएंगे और ये खतरात आगे बढ़ेंगे तो खित्ते के लिए नुकसानदेह है। तो उस तनाजुर में भी अगर देखा जाए तो इस किस्म का जो सालसी का फोरम है, अगरचे भारत अभी इसमें नहीं आया, कोई 31 जो है वो ममालिक का बताया जा रहा है कि जिन्होंने इनिशियली दस्तखत किए हैं इस पर और वो जो वो इसमें जो वो काम करेंगे। लेकिन उस लिहाज से चीन माजी में भी, चीन वो क्या कहते हैं ना कि खित्ते का एक चौधरी होता है, जिस तरह अमेरिका था तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीन जो है वो आगे आ रहा है। तो माजी में भी जब तनाज़ात होते रहे मुख्तलिफ ममालिक के, तो चीन क्योंकि जो है वो पावर तो है ना एक, तो वो पहले भी सालसी की पेशकश करता रहा है। तो अब उन्होंने एक बाकायदा इदारा खड़ा कर दिया है और उस पर मेकानिज़म बनाएंगे कि ताकि तनाज़ात का जो हल है उस फोरम पर जो है वो किया जाए। बस इतना फ़र्क है ज़ौक़ इसमें जी, इतना फ़र्क है कि वो आपने बचपन में कहानियाँ पढ़ी थी ना कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक बड़ा रहम दिल बादशाह था,
तो एक कहानी शुरू होती थी, एक दफ़ा का जिक्र है, एक बड़ा जालिम बादशाह था, तो उस तरफ का चौधरी जो है वो उसका तो जुल्म हमने देख लिया है, इस तरफ का बादशाह बड़ा रहम दिल है, इसीलिए मुस्तकबिल में तवक्को रख सकते हैं हम कि एक टाइम आएगा कि दुनिया जो है वो अमन की तरफ आएगी, सिफारतकारी की तरफ आएगी, और ये जंगो जदल से हमने देख लिया कि इसमें से कुछ निकलता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरा, जो पहले इदारे हैं, जैसे पहले डिस्कशन में आ चुका है कि उन्होंने अपने फैसलों से एतमाद खोया है, तो अगर अब ये नया इदारा बना है सालसी का, तो ये अपने फैसलों से बताएगा कि कितना एतमाद इस पर ममालिक को करना चाहिए और ये कितना आगे ग्रो करेगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अहम खबर है पाकिस्तान के हवाले से जिस पर तफसीली बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान को जो बुनियादी मसाइल अपने बॉर्डर्स की वजह से अमन व अमान के हवाले से हैं, एक तो हमने तकरीबन सेटल कर ही दिया है भारत का मामला, और इस हवाले से 2 दिन पहले सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन जो है वो सिंध के, वो जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं इस तमाम तनाज़े के बाद जब दुबई गया तो जो ग्रीन पासपोर्ट है इसकी वैल्यू बढ़ गई है और लोग अब डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं क्योंकि हमने रिसेंटली ये कामयाबी हासिल की है। तो ये कामयाबी पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इंजॉय कर रहे हैं। एक और मामला था जो कि एक अरसे से कितनी दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर था, वो अमन व अमान का मामला था, और वो हमारा वो बॉर्डर है जो अफ़गानिस्तान के साथ है। इस बॉर्डर से हम बारहा ये कह चुके थे कि पाकिस्तान के अंदर अमन ख़राब किया जा रहा है। पाकिस्तान ने बारहा कोशिश भी की कि इस मामले को सेटल डाउन किया जाए, और हमारा जो दुश्मन है भारत, उसने बारहा कोशिश की कि वो ताल्लुकात वहाँ पर अच्छे करके उसको प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिन पहले पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान की जो मुलाकात होती है चाइना के अंदर उनके वज़ीर ख़ारजा की, वो बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। अब उसके बाद कुछ नताइज सामने आ रहे हैं जिस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एक तो अफ़गान तालिबान ने फितना अल ख़वारिज को इंतबा जारी कर दिया है। अफ़गान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने को दीनी नाफरमानी करार दिया है, जो कि एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। फिर भारत ने अफ़गान शहरियों के लिए इमरजेंसी वीज़ा ख़त्म करके नया वीज़ा सिस्टम मुतारिफ़ करवाया है। तो ख़ित्ते में सूरत हाल बदल रही है। पीजे मीर साहब, ये जो सबसे अहम कंसर्न था हमारा वो अफ़गानिस्तान था, क्योंकि वो एक ऐसा दुश्मन था या एक ऐसा वार वहाँ से आता था जो छुप के किया जाता था। भारत वाला तो चले रात की तारीकी में हुआ, लेकिन सामने था सब कुछ, वहाँ से हमेशा छुप के वार होता था जो मुश्किल होता था, जिसको पहचानना भी कि दुश्मन कौन है और फिर उस पर दोबारा अटैक भी करना। तो ये जो डेवलपमेंट्स हालिया हुई हैं, अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 1526 से लेके इसी तरह लोग आते थे, इस एरिया में लूट मार करके चले जाते थे, और आज भी वही है। आज आपका मॉडर्न वॉरफेयर चेंज हो गया। पहले तलवारों से और उस वक्त के जो आर्मामेंट से उनसे लड़ते थे, आज डिफरेंट है। आज आपकी जो सोसाइटी है बड़ी मॉडर्न हो गई है। आपके पास टेक्नोलॉजी आई है, और टेक्नोलॉजी के साथ जो अफ़गानिस्तान के पास जो भी होती है उसने हमेशा पाकिस्तान को सबटाश करने की कोशिश की है, और उनके गिले ही रहे हैं। मैं गया हूँ कई दफ़ा वहाँ काबुल में प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, और मैंने देखा है कि उनमें एक डिसग्रंटलमेंट रही है। लेकिन हमारा जो काम है, जो आपने बात की है, बुनियादी सवाल क्वेश्चन ये बनता है, हम उनको कैसे अपीज़ करें। हम करते हैं अपीज़, लेकिन उनके अंदर ही इतने डिफरेंसेस हैं आपस में कि वो ठहरने नहीं देते अपने आप को। अब ये बड़ी अच्छी बात है, ये साहब कहते हैं कि पाकिस्तान, वो आप फतवा कह लो उसको, कि पाकिस्तान में अटैक ना करे, अच्छी बात है। क्या इनका फतवा हम एक्सेप्ट कर लें? मैं तो अच्छी स्पिरिट में कर लूँगा। लेकिन जैसे अभी आपने पहले कहा था, शजील मेमन का, कि पाकिस्तान को ग्रीन पासपोर्ट का वो देखो, जंगों से ग्रीन पासपोर्ट नहीं देखा जाता, किरदार से देखा जाता है कौमों की। और हमारा जो किरदार है बड़ा पीसफुल है, और अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम तो चाहते हैं अमन, हम तो बिल्कुल चाहते हैं अमन। ये एक लैंडलॉक मुल्क है जिसका सारा ट्रेड मैं बात कर रहा हूँ, एक वक्त 2.5-3 बिलियन का होता था, अब आपका 5 से 7 बिलियन का ट्रेड बढ़ गया है। तो ये जो ट्रेड है ये हम इनको देते हैं, ठीक है, उनकी रिजर्वेशंस हैं काफ़ी चीज़ों के अंदर, बट हम ये चाहते हैं कि आप ये जो दहशतगर्दी है इसको ख़त्म करें।
और आपने भी एक रट लगाई हुई है ड्यूरेंट लाइन की, इसको ख़त्म करें। और ये जो हो गया वो हो गया, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन की भी ये उठा लेते हैं बात बार बार। जब हमने वो क्या कहते हैं बार्ब वायर्स लगाए थे और बॉर्डर्स को बंद किया था, तो उस वक्त इन्होंने बड़ा शोर मचाया था और फिर इरेगुलर रूट्स के साथ ये पाकिस्तान में आना शुरू कर दिया। 1953 के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है कि अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान का जो मसला है वो ख़त्म, जो बन गया है अफ़गानिस्तान, दैट इज़ व्हाट इट इज़, सो इस बात को ख़त्म कर दो। अब बात आती है, अब हम क्या करें? हमें बार बार अपने एम्बेसडर्स भेजने चाहिए, हमें बार बार अपने डेलीगेशंस मीडिया के भेजने चाहिए और दूसरे डेलीगेशंस भेजें, ताकि पीस और एक पीपल टू पीपल अच्छा, इसमें एक अहम डेवलपमेंट जो मैं स्टार्ट में मेंशन करना भूल गया, वो ये थी कि पाकिस्तान ने काबुल में अपने नाज़िमुल अमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी को सफ़ीर का दर्जा दिया है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि दोनों ममालिक में अब सफ़ीर जो है वो तैनात होंगे, पहले नाज़िमुल अमूर थे। देखिए, ये अच्छी बात है, ये एक स्टार्ट है, इसको कहते हैं CBMs। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं और एक दूसरे के अंदर हमने कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ठीक है। इनको और हिंदुस्तान को दोनों को एक समझ आनी चाहिए, जो अक्लमंद लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए, हम अपने मुल्क चेंज नहीं कर सकते। हमारे ये परमानेंट बॉर्डर्स हैं और परमानेंट मुल्क हैं और सारी उम्र इनकी भी नस्लें और हमारी नस्लें यहीं रहेंगी। तो क्या हम लड़ाई के साथ लगते रहेंगे? नहीं, हमें यही एक रूट है, डिप्लोमेसी, फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडशिप। और ये बात उनको समझानी है कि इससे उनका भी फायदा है। अगर हमारा फायदा है तो उनका भी फायदा है, वो भी ग्रो करेंगे। नजम साकिब साहब, अफगान हुकूमत ने भी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सफ़ीर तैनाती का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने भी अपने नाज़िमुल अमूर को सफ़ीर का दर्जा जो है इस हवाले से दिया है और अमीर मुत्तकी जल्द पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। एक तो ये बताइएगा, एक सफ़ीर तैनात होना और उससे कबल नाज़िमुल अमूर होना, इनमें क्या फ़र्क है और फिर ये कितनी बड़ी पेशरफ समझी जाती है? फिर बिल्कुल बताते हैं। पहले आपको ख़बर जो है ना असल में वो देते हैं। ख़बर ये है कि जब से ये तालिबान आए हैं, तालिबान 2 काबुल में, ये जो डेवलपमेंट्स आप बता रहे हैं ना, ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तान का CDA से जो है वो एम्बेसडर लेवल करना, उधर से फतवा आ जाना कि TTP और जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पाकिस्तान पे हमला जो है वो हराम करार दे देना, इसको हम डिप्लोमेसी की ज़ुबान में कहते हैं पॉलिसी शिफ्ट। ठीक। ये पहली मर्तबा हुआ है कि आपका ये जो सारा हिसाब किताब तालिबान 2 का था उस वक्त से लेके आज तक, ये पहली बड़ी तब्दीली आई है जो कि पाकिस्तान के हक में है, अफ़गानिस्तान के हक में है, ख़ित्ते में अमन की यानी उसके हक में है। और सबसे बढ़ के जो स्टेबिलिटी चाहिए आपको अफ़गानिस्तान में, जो चीन को भी चाहिए, जो पाकिस्तान को भी चाहिए, जो अमेरिका को भी चाहिए और उन तमाम ममालिक को चाहिए जो कि एनर्जी कॉरिडोर्स की और कनेक्टिविटी की बात करते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी खबर है। तो मेरे नज़दीक ये पॉलिसी शिफ्ट जो है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा, अब इसके क्या नतीजे निकलते हैं ये तो हम देखेंगे, लेकिन इब्तिदा बड़ी ज़बरदस्त हुई है। अब ये जो आपने कहा है कि जी CDA जो है वो, देखिए 2 किस्म के CDA होते हैं, चार्ज अफेयर्स। एक होता है AI, एड इंटरम, थोड़ी देर के लिए किसी जूनियर ऑफिसर को आप उस एम्बेसी का इंचार्ज बना देते हैं। एक होता है CDA AP, एड परमानेंट, कि एक जूनियर ऑफिसर को जो कि सफ़ीर का यानी लेवल का नहीं होता है, स्लाइटली जूनियर होता है, उसको किसी एम्बेसी में आप परमानेंटली इंचार्ज बना देते हैं, जिसको आप ये जो आपने बताया ना कि जी वो जो तमाम अमूर है वो उसका इंचार्ज होता है। सफ़ीर का बनना इसका ये मतलब नहीं है। पहले तो ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज कर लिया है, ऐसा नहीं है अभी। जहां तक मुल्क की रिकग्निशन का ताल्लुक है, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो मानते हैं कि अफगानिस्तान एक मुल्क है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि ये जो हुकूमत है, ये जो हुकूमत इस काबुल में है, इसको हम रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन एक बीच का रास्ता चीन ने निकाला है। चीन पहला मुल्क था जिसने ये रास्ता निकाला था और बाद में हमने देखा कि रूस ने भी निकाला कि उसने अपना सफ़ीर भेज दिया, इनके सफ़ीर को वहाँ पे किया। अब एक नाज़िमुल उमूर जो है उससे आप सफ़ीर, वही है हमारा यानी उबैदुल्ला निज़ामी है बरखुरदार हमारा, उसी को सफ़ीर बनाया क्योंकि वो बन सकता था। 20 ग्रेड से ऊपर या 20 ग्रेड के किसी भी ऑफिसर को
हुकूमत वक्त जो पाकिस्तान में है वो सफ़ीर बना के, हाई कमिश्नर बना के भेज सकती है। इससे क्या है, ये ऑप्टिक्स हैं, वही यानी आपका ऑफिसर है वो CDA था, वो सफ़ीर हो गया। ये बताया कि हम भी आपको जवाब दे रहे हैं अच्छे तरीके से और सिफारतकारी जो है वो अच्छी चलेगी। जल्दी से बता दूं 2-3 बातों में कि इसके जो फॉलो आउट इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे। सबसे पहली बात, अगर ये सिलसिला चल पड़ता है तो जयशंकर के तो तमाम ख्वाबों पे पानी फिर गया, जो चला गया था इस जंग के बाद कि जी वो अफगानिस्तान और आंकड़े जोड़ने की कोशिश की थी उन्होंने। इसका मतलब है हिंदुस्तान को सबसे पहले इधर से जो है वो एक तरह का तमाचा लगा है। दूसरा ये है कि ये जो आपने सुना ना, अफगानी जा रहे हैं यहाँ से गैर मुल्की फलाने, वापस उनकी रिपैट्रिएशन हो रही है, उसमें शायद कोई भलाई आ जाए। ट्रांजिट ट्रेड के मसाइल जो हैं, और आपको अक्सर ये जो मिलता है कि चमन का बॉर्डर बंद हो गया, फलाना बॉर्डर बंद हो गया, ये शायद बॉर्डर बंद ना हो, स्मगलिंग पे काबू पाया जा सके। और दोनों ममालिक जो हैं वो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट वीज़ा जो यानी आपकी जो यहाँ से वीज़ा मिलता है या उधर से वीज़ा मिलता है उसमें को आ जाए। फिर यह है कि कुछ लोग जो चले गए हैं हो सकता है उनकी वापसी का भी रास्ता निकल आए। जो रास्ता भी जा रहा है इसके बाद वो भलाई की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और इसका टोटल क्रेडिट जो है वो चीन को जाता है, जहां पे कि ये तीनों वज़रा मिले और उधर सेंस प्रिवेल की और उन्होंने कहा कि ये आप सबके लिए अच्छा है, और पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान अफगानिस्तान दोस्ती और पाकिस्तान चीन दोस्ती जो है। और इसमें एक इंतबाह है हिंदुस्तान के लिए कि अब ज़्यादा कौंसलेट्स ना आप वहाँ खोल सकते हैं, ना ही अपनी शरपसंदी के हिसाब किताब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसमें खित्ते की स्टेबिलिटी और अमन जो है वो पोशीदा है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है और एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है, वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बार बार एहतजाज भी कर चुकी है। और एक ऐसा पॉइंट था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, वो तारीख थी 9 मई के हवाले से। उसके केसेस अभी भी चल रहे हैं और उसमें एक अहम डेवलपमेंट जो हुई वो 9 मई केस में सज़ा याफ्ता PTI MNA अब्दुल लतीफ़ को फौरी गिरफ्तार करने का जो हुक्म दिया गया है। नजमुल साकिब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है, यकीनी तौर पर हर पार्टी कोशिश करती है कि अगर उनको कोई मुश्किलात हैं सियासी तौर पर तो उनको हल किया जाए। ये उनकी मुश्किलात कम नहीं हो रही, ऐसा लगता है कि इजाफा होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये इजाफा होता जा रहा है? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं अडॉप्ट कर पा रही कि उनके लिए आसानियां हों? सूरत हाल अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा मुश्किलात का सामना पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को हो सकता है। सबसे पहले लीडर जेल में है, केस पे केस है, 14 साल की कैद बामुशक्कत जो है वो तो हो चुकी है अलकादर ट्रस्ट पे, फिर तोशा खाना 1, 2 ये वो कई किस्म के केसेस हैं और नए भी बन सकते हैं बवक्ते ज़रूरत। अब ये जो 9 मई के आपने बताया है कि एक MNA साहब हैं उनको और उसके बाद 11 उनके साथ वो बाकी हैं, इसका मतलब है कि 9 मई भी चल रहा है और वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। ये पिछले दिनों जो हमने सुना खान साहब की तरफ से जो मैसेजेस आए उनके अपने ज़ाती, उनकी हमशीरा के तवस्सुत से या उनके दोस्तों और जो उनके यानी PTI रहनुमा हैं, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि हमने देखा कि उन्होंने खतूत भी लिख लिए, उन्होंने IMF तक पहुंच गए, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने हमारे जो एक्सपैट्रिएट्स हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं हर जगह पे, फिर पता लगा जी डॉक्टर्स आ रहे हैं, पता नहीं वो मिलेंगे खान से, वो मुलाकात भी नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी तरफ से चूँकि मुकम्मल खामोशी है तो अब मुश्किलात और क्या, और यानी इस पे तुर्रा ये है कि जो आपके तंजीमी अमूर हैं अभी तक समझ नहीं आ रही कि खान अगर जेल में है तो बाहर रिप्रेजेंटेटिव कौन है PTI का,
शुरू कर लें, 6-7 नाम 8 आपके दिमाग में आ जाएंगे। समझ नहीं आ रही कि ये इस वक्त जो मुहार है, जो बागें हैं पार्टी की, वो जेल में है, हर चीज़ करनी होती है, आप उसके पास जाना पड़ता है। तो ये तंजीमी अमूर जो हैं ये भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। अब इसके बाद आइए इसके जो साथ हो रहा है, हुकूमत वक्त ने तमाम किस्म के एहतजाज पे काबू पाया, अभी कोई और भी हो जाता है वो भी काबू पा लेंगे। 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली उन्होंने, 26वीं तरमीम दिखाई कि हम पूरी मजबूती से टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। शुमई किस्मत देखिए कि जंग भी जीत ली, उसमें सुरखरू भी हो गए, तो हुकूमत तो चल रही है। अगर हुकूमत चल रही है और किसी किस्म का खतरा नहीं है हुकूमत को, तो मुझे ये बताएं इससे ज्यादा बड़ी परेशानी पीटीआई की क्या हो सकती है? करना क्या है? सिर्फ एक फिक्रा बोलूंगा, जब इस किस्म के हालात आए तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कि ये जितने हरबे थे ये तो सब आजमा लिए, अब थोड़ा सा इससे उठ के बाहर इस बॉक्स से निकल के देखते हैं कि वो कौन सा रास्ता है जो कि खान को बाहर लेके आएगा, पीटीआई को उसकी रिजर्व सीटें दिलवाएगा, उनके सारे केसेस खत्म करवाएगा, और एक दफ़ा फिर से जो आपका सियासी धारा है मुल्क की, उसमें पीटीआई जो वो डिज़र्व करती है पार्टी, उसको वो डिज़र्व पोजीशन जो है वो मिलेगी। इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ेगा। विजय मीर साहब, मकबूल सियासी जमात है पाकिस्तान की, इससे कबल वफाक में हुकूमत रही, तीसरी दफ़ा सूबाई हुकूमत है, लेकिन एक ऐसे भंवर में फंस गई है जहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही। आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये सारे इस तरह ही फंसे हुए हैं, आज की कोई नई बात नहीं है। आज इनका सीज़न लगा हुआ है, पहले नून का लगा था, पीपल्स पार्टी का लगा, सबका लगा सीज़न, तो ये सीज़न लगते रहते हैं, अभी लग गया था। अब बात ये है कि आप अपनी ज़रा जहनीत को देखें। मुझे याद है कि एक शख्स ने कहा था कि मेरे वो $25,000 लेके, उसने कहा बेनज़ीर भुट्टो को मैसेज किया कि $25,000 पे मेरे पास मर्सनरीज आ रहे हैं और भुट्टो साहब को इस अडयाला जेल से निकाल देंगे। तो ये मैसेज गया तो भुट्टो साहब ने कहा नो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और ये फैक्ट है, वो बंदा जिंदा है अभी, मकबूल कुरैशी। अब बात आती है कि ये जो लीडर जिसकी आप बात कर रहे हैं, इमरान खान, ये नहीं, मैं इसको ये नहीं देखूंगा कि जेल में है या अंदर है कितने साल के लिए, ये बाहर आके कितना डेंजरस होगा। ये तो सर्वाइवल आइदर इस और दिस, ये सर्वाइवल की बात होगी। क्या ये उसी जिस तरह ये अपना एडमेंट है और अकड़ा हुआ है और अपने जो मौक़िफ़ जो भी है इसका अपना है, अगर तो ये चेंज होता है इस एटीट्यूड में, तो येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड अ प्रोबेबिलिटी। केसेस 14 साल के भी बड़े हैं, हमने सबको बेरी भी कर दिया हुआ है सेंटेंस दे दूँ के। बात आती है कि निकलने के बाद क्या होगा, आपने इस चीज़ को देखना है। क्योंकि मैंने जैसे कहा है, आइदर यू और आइदर मी, अगर तो ये हो गया तो देन ये ही इज़ नॉट कमिंग आउट। बात होगी, रवैया आपको भी बदलना पड़ेगा, रवैया आपको बदलना पड़ेगा इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आपको ये जो आपका जो वो है ना हेडलॉक, ये हेडलॉक जिसके साथ भी है इसको अनलॉक कर दें, हर चीज़ ठीक है। फ़ौज आपकी है, गवर्नमेंट्स भी आपकी हैं, लोग भी आपके हैं, और जैसे आपने कहा और नजम साहब ने भी यही बात की कि ये एक बड़ी मकबूल, इट्स अ वेरी पॉपुलर पार्टी, बट पॉपुलैरिटी डजंट मीन कि आप इसको इस तरीके से लेके जाओ कि आपके ऊपर फिर काउंटर एक्शंस होगा। जो भी गवर्नमेंट होगी वो अपने आप को ज़रूर प्रोटेक्ट करेगी और करती है। अब बात कहाँ आएगी, एक तो सवाल उठता है कि इनके लीडर कौन है, क्योंकि मुख्तलिफ लीडर आते हैं और इस तरह के बयानात आते हैं कि मैं समझता हूँ ये इमरान खान को बेइज्जत करने की बात आती है। एक अपॉइंट करें, या सेक्रेटरी जनरल हो या जो इनकम्बेंट चेयरमैन, उसके अलावा ये जो बाकी वो है ना, वो अपना वो टोला, इसको कहें प्लीज़ इनको शट अप कॉल दें, ताकि लोगों में क्लैरिटी आए, हुकूमत में क्लैरिटी आए और क्लैरिटी आए कि भाई बात कर कौन रहा है, बात कौन कर कौन रहा है और किसकी बात को संजीदा लेना है। साकिब बशीर साहब, आपकी कोशिशों से सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म एक्स है वो तो ओपन हो गया, अब क्या किसी की कोशिश से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए भी कोई रास्ते ओपन होंगे? नहीं, बज़ाहिर मुझे नहीं लग रहा। आज की ही बड़ी खबर आपको दे दें कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हमारे लिए अदलिया, एग्जेक्टिव सारे रास्ते जो है बंद कर दिए गए हैं, और अब जो है वो उन्होंने दोबारा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया है, और वो ये कह रहे हैं कि अब तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा,
मुल्क भर में अब कौन कौन सी जगह कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब वो इस तहरीक को जेल के अंदर से लीड करेंगे, जेल के अंदर बैठकर उसकी प्लानिंग बताएंगे, लीड करेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरी जो लीडरशिप बाहर बैठी है उस पर मुझे एतमाद है, उनमें मुख्तलिफ लीडर्स को मुख्तलिफ जो है वो काम जो है वो सौंपे जाएंगे और इस तहरीक को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई बातें चल रही हैं कोई मुलाकातों के हवाले से, रिहाई के हवाले से, वो सारी चीज़ें जो है वो बिहाइंड द सीन जाती नज़र आ रही हैं। और इसकी एक अमली सूरत हमने देखी कि कल जो फैसला आया है वो फैसला आम मुल्ज़मान को तो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको तो सजाएं हुई ही हैं, लेकिन पीटीआई की एक सीट कौमी असम्बली से चली गई है और ये एक झटका है पीटीआई के लिए। उसकी वजह कल परसों भी हमने बात की थी कि जो 9 मई के केसेस हैं पिंडी लाहौर में, यहाँ पे बड़ी बल्क में पार्लियामेंटेरियंस हैं, नेशनल असम्बली जो है वो सूबाई असम्बली, अली अमीन गंडापुर, ये सारे। तो अगर इस किस्म के ही फैसले आना शुरू हो गए तो फिर तो पार्लियामेंट से भी और सूबाई असम्बली से भी इनकी जो है वो नशिस्तें कम होना शुरू हो जाएंगी। तो लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब किसी कोई मुफाहमती पॉलिसी, कोई मामलात आगे बढ़ाने के हवाले से बिल्कुल जो है वो उन्होंने बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इनकार किया है और वो तहरीक का उन्होंने ऐलान किया है। अब ये हमें इंतज़ार होगा कि 26 नवंबर, 4 अक्टूबर था, फिर 26 नवंबर वो मामलात आगे नहीं बढ़ सके। साकिब रशीद साहब, ये मुख्तसरन 30 सेकंड्स में एक चीज का जवाब दीजिएगा। आपने कहा इमरान खान साहब अंदर बैठ के कह रहे हैं खुद लीड करेंगे, ये वैसे ही लीड करेंगे जैसे हालिया नवाज शरीफ साहब ने एक ऑपरेशन लीड किया। और दूसरा, जब इमरान खान साहब किसी एहतजाज की कॉल देते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि उनसे मुलाकात रोक दी जाती है, फिर वो कैसे बाहर बता पाएंगे कि करना क्या है? बिल्कुल, जब ये उनका स्टेटमेंट ये पढ़ रहा था तो उसी वक्त मेरे ज़हन में यही सवाल था कि लीड वो कैसे करेंगे, उनकी मुलाकातें ही नहीं हो सकेंगी। 4 अक्टूबर को हमने देखा कि जब 26वीं आईनी तरमीम आनी थी तो जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से चीज़ें शुरू हुई, मुलाकात बंद, अखबार बंद, टीवी बंद, हर चीज़, उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। 20 दिन उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और बाहर 26वीं आईनी तरमीम आ गई थी। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा बन सकती है। तकरीबन 2.5 माह के बाद अभी समातें जो है वो जेल में शुरू हुई हैं। राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने से आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।